जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री जो होता है वो जीरो से जीरो लेवल से भी क्या शुरू हो सकता है। इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो में आपको दोस्तों। और दोस्तों आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9th हो, 10th हो, 12th हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री जीरो लेवल से कहाँ से शुरू होता है तो आपके लिए जो है ये वीडियो बिल्कुल एकदम स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को जो है एकदम एक एक लाइन को जो है आपको ध्यान से समझना है और आपको केमिस्ट्री पूर्ण रूप से समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री को जो है कैसे कहां से स्टार्ट करें इसके बारे में जान ले पूर्ण रूप से। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई रसायन जो होता है यानी कि रसायन शास्त्र जो है यानी कि केमिस्ट्री को ही हिंदी में दोस्तों बोलते हैं रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को ही हिंदी में बोलते हैं केमिस्ट्री को हिंदी में ही बोलते हैं रसायन शास्त्र। ठीक। अब देखिए रसायन शास्त्र भाई होता क्या चीज है, क्योंकि ये चीज अगर आपको पता रहता है तो फिर आप जो है आराम से इसके बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले रसायन शास्त्र क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। रसायन शास्त्र दोस्तों ऐसा चीज होता है, यानी ये एक तरह से कह दीजिए कि आपको पदार्थ के बारे में तो पूर्ण रूप से पता होगा, क्योंकि आपने जो है 6th ये उम्मीद है हम कि आप जो है 6 से ऊपर क्लास वाले का जो है वीडियो आप देख रहे हैं। सो दोस्तों आप जो है ना तो पदार्थ के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। पदार्थ जो है दोस्तों जो एक स्थान घेरे, जो किसी स्थान को घेरे, जिसमें द्रव्यमान, आयतन, इन सारे चीजें जिसमें उपस्थित हो उसी को बोलते हैं पदार्थ दोस्तों। और जिसमें भार हो, ये सब चीज क्या है भाई, तो ये सब पदार्थ है। तो दोस्तों पदार्थ देखिए ये जो है ना रसायन शास्त्र जो है दोस्तों ये एक विज्ञान की शाखा है। विज्ञान में जैसे आपको पता है कि 3 गो प्रमुख शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 3 गो जो है हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं 10th क्लास में। एक रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र, एक ही बात है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर आप उसको बोल सकते हैं भौतिकी विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये 3 चीज हम लोग पढ़ते हैं किसमें, 10th क्लास में। और आगे जाते हैं फिर इसको जो है बांट देते हैं और कई कैटेगरी में, और इसके अंदर जितना आप अंदर जाते जाएंगे और इसको जो है आप पढ़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे आता है कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्योंकि स्टार्ट अगर नींव आपको पता रहता है ना, किसी भी चीज की अगर नींव पता है तो आप जो है उस पर कोई भी मकान बनाइए आपको धुक चुकाना नहीं पड़ता है और आप बेहिचक रूप से उस मकान को बना देते हैं। सो दोस्तों केमिस्ट्री में भी वही हाल है कुछ इस तरह का कि अगर आपको इसके बारे में बेसिक चीज पता है तो आप अच्छा से इसके बारे में रिएक्शन, कोई भी चीज, हर चीज से आप निकाल सकते हैं। सो दोस्तों चलिए पहले केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन शास्त्र क्या होता है, इस चीज को जान लेते हैं। रसायन शास्त्र दोस्तों ये विज्ञान की वह शाखा है, सुनिएगा जरा सही से ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर से सुनिएगा, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाते हैं। सो दोस्तों रसायन शास्त्र का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई रसायन शास्त्र जो है इनके जनक कौन थे। जनक कहने का मतलब है दोस्तों यानी कि कह दीजिए आपको पिता, जनक यानी कि पिता। अब देखिए दोस्तों ये रियल में कोई पिता नहीं है, लेकिन जैसे दोस्तों देखिए पिता कहने का मतलब इसमें है कि ये जो थे ना जनक, इनको जो थे तो उसने जो है ना इसका जो है एकदम बेसिक तौर पे उसका खोज किया है। कहने का मतलब है कि उसका जो है ना एकदम क्रमबद्ध तरीके से उसका वर्णन किया है, यानी बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया है, जिनका नाम है लोवोसियर। याद रखिएगा ये लोवोसियर किनके जनक हैं भाई, तो केमिस्ट्री के जनक, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भाई, तो लोवोसियर। इन्होंने जो है केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है, और आपको जानकर इतना हैरानी होगा कि ये इन्होंने जो है सिर्फ केमिस्ट्री की दुनिया में ही नहीं बल्कि बायो की दुनिया में ही बहुत अच्छा काम किया है। सो दोस्तों लोवोसियर जो है ये कौन है भाई, तो लोवोसियर हमारे केमिस्ट्री के जनक यानी कि पिता हैं। सो दोस्तों 2 टॉपिक आपको याद हो गए कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं और उनके पिता लोवोसियर हैं। उसके बाद अब देखते हैं भाई रसायन जो लिखा हुआ हमारा शब्द है, रसायन ये जो है 2 शब्द से मिला है, रस जोड़ आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ होता है रसों यानी कि द्रव्यों का अध्ययन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
रसायन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? तो द्रव्यों का अध्ययन रसायन का शाब्दिक अर्थ है। यानी रसायन जो बना है वो रस जोड़ आयन से बना है, और रस का मतलब यानी कि द्रव, द्रव का जिसमें हम अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र कहलाता है। कोई दिक्कत? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जितने भी सब्जेक्ट है उसका अधिकतम विकास जो हुआ है वो दोस्तों ग्रीक भाषा से हुआ है। किस भाषा से? तो ग्रीक भाषा से हुआ है भाई। तो ग्रीक भाषा से ये रसायन शब्द यानी कि केमिस्ट्री शब्द की भी ग्रीक भाषा से ही उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री की भी ग्रीक भाषा से ही उत्पत्ति, नहीं पता था? केमिस्ट्री से ही हुई है, केमिस्ट्री से ही हुई है ग्रीक भाषा शब्द के। ग्रीक भाषा शब्द है एक तो कीमिया, क्या नाम है भाई? तो कीमिया, कीमिया शब्द से हुई है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। कीमिया ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया, और इसी से जो है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाई कीमिया शब्द से हुई है। और कीमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है काला। क्या होता है? कीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला। कहने का मतलब है कि अब जब भी किसी पदार्थ को आप जलाएंगे तो वो जो है ना काला पड़ जाता है, यानी काला वो रूप ले लेता है। तो इसी चीज के बारे में अभिक्रिया कराना, अभिक्रिया कैसे होता है, इस चीज का समीकरण कैसे लिखते हैं, इस सब चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके अंदर जा रहे हैं अब गहराई में, ठीक है? तो यहां तक आपको पता हो जाना चाहिए ये 3 टॉपिक। रसायन शास्त्र क्या है? जनक, उसके बाद रसायन जो है रस जोड़ आयन, उसके बाद रस यानी कि द्रव्य, द्रव्यों का अध्ययन जिसमें करते हैं रसायन, उसके बाद ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से बना है केमिस्ट्री। ये चीज आपका था दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हम लोग ये बेसिक जानकारी ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जो है कहने का तो एकदम मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन अब स्टार्ट होने वाला है, और वो है भाई पदार्थ। क्या है? तो पदार्थ। पदार्थ को अब हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ क्या चीज होता है। तो दोस्तों पदार्थ तो आप शुरू से पढ़े होंगे, फिर हम जो है एक बार रिपीट करा देते हैं आपको। पदार्थ किसको कहते हैं? तो दोस्तों जिसमें द्रव्यमान और आयतन, जिसमें द्रव्यमान और आयतन और जो प्रकाश या फिर किसी भी वस्तु में रुकावट उत्पन्न कर दे, प्रकाश या फिर किसी भी वस्तु में रुकावट उत्पन्न कर दे। फिर से सुनिएगा, जिसमें द्रव्यमान, आयतन और जो रुकावट उत्पन्न करता हो, अर्थात जो स्थान घेरता हो, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आया? जो द्रव्यमान, जिसमें आयतन और जो रुकावट उत्पन्न करता हो एवं जो स्थान को घेरता हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों पदार्थ को भी जो है 2 तरह से बांटा गया है। एक तो अवस्था के आधार पर बांटा गया है, पदार्थ को अवस्था के आधार पर बांटा गया है। आधार पर, अवस्था के आधार पर पदार्थ को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। अवस्था के आधार पर अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, एक है ठोस अवस्था में, और एक है द्रव अवस्था में, और एक है गैस अवस्था में। यानी पदार्थ जो होता है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में, और एक गैस अवस्था में। अब भाई ठोस क्या चीज होता है, क्योंकि ठोस भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों ठोस क्या चीज होता है? जिसमें हमारा द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान और जिसकी आकृति, जिसकी द्रव्यमान और आकृतियां निश्चित हो, या फिर कहने का मतलब जिसका आयतन, द्रव्यमान और आकृतियां निश्चित हो, उसी को क्या बोलते हैं? ठोस। जिसका आयतन, द्रव्यमान और आकृति निश्चित हो, उसी को ठोस कहते हैं। जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि मार्कर, ये तो ये जो है एक ठोस है। क्या है भाई? ठोस है। इसका जो आकृति है, ये आकृति ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं कि आकृति चेंज हो जाएगा, कहीं ऐसे रख दिए तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है? ठोस है, एकदम ठोस है। और इसमें जो द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब है इसमें जो इंक डलाएगा वो इतना ही इंक डाल सकते हैं जितना इसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम या तो कम डाल सकते हैं या तो उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो जिसका द्रव्यमान निश्चित हो और जिसकी आकृति निश्चित हो, जिसका द्रव्यमान और जिसकी आकृति निश्चित हो, उसी को बोलते हैं ठोस। अब द्रव देखते हैं आगे। द्रव क्या चीज होता है? देखिए दोस्तों द्रव जो होता है जिसका आयतन तो निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, लेकिन आकृति क्या हो भाई? तो अनिश्चित हो। जिसका आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित होना चाहिए और आकृति अनिश्चित। कहने का मतलब देखिए द्रव, जैसे जल ले लीजिए आप, जल को जो है थोड़ा सा आप जल ले लीजिए और उसको जो है कढ़ाई में रखिए, तो देखिए वो कढ़ाई का रूप ले लेगा। और वही जल को जो है आप ग्लास में रखिए, आप ग्लास में रखिए तो वो जो है ग्लास का रूप है। उसी को जो है टेस्ट ट्यूब में रखिए, यानी कि प्रखनली में रखिए, वो फिर प्रखनली का रूप ले लेगा। यानी आकृति चेंज होते रह रहा है, आकृति क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान जो रहेगा। अब बताइए 100 ग्राम की शीशी में अगर आप 100 ग्राम ही तेल डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन वही 100 ग्राम को अगर आप हड़िया में रख दें या फिर हंडी में रख दें, तो वो जो है ना अलग ही आकृति बना लेता है। तो जिसकी आकृति अनिश्चित हो, आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन जो है निश्चित हो, उसी को बोलते हैं द्रव।
क्या बोलते हैं, द्रव। और गैस क्या होता है दोस्तों, जिसका आयतन आकृति दोनों अनिश्चित हो, जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित। जैसे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो वो जो है ना एकदम उसकी आयतन और आकृतियां क्या है, एकदम अनिश्चित है। उम्मीद है दोस्तों आपको तीनों चीज समझ में आ गया हो। अब जो है देखिए दोस्तों, पदार्थ को जो है अब हम और एक तरह से बांटते हैं। पदार्थ को जो है अब हम शुद्धता की तरफ से बांटते हैं। ये था हमारा अवस्था के आधार पर। अब जो है शुद्धता के आधार पर पदार्थ को बांटते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ को बांटते हैं। शुद्धता के आधार पर दोस्तों पदार्थ जो होता है वो दो तरह का होता है। कितना तरह का भाई, तो दो तरह का। एक होता है शुद्ध, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। यानी शुद्धता के आधार पर जो है पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटते हैं। तत्व और एक यौगिक। अब देखिए अशुद्ध को जो है मिश्रण में बांटते हैं। इसका कोई और अथी नहीं है, बस मिश्रण में इसको बांट देते हैं। किसी भी पदार्थ में एक और पदार्थ मिला दीजिए, किसी भी पदार्थ को मिला दीजिए, वो मिश्रण बन जाता है आपको। देखिए अब जो है तत्व को जो है ना, तत्व भी जो है तीन प्रकार का होता है। तत्व अभी पता है कि आपको लगभग 118 से भी अधिक तत्व ज्ञात हो चुका है। तो तत्व को भी तीन प्रकार के बांटा जाता है। एक है धातु, एक है अधातु और एक है भाई उपधातु। क्या है भाई, तो उपधातु। और यौगिक को तो दो भागों में, एक है हमारा आयनिक यौगिक या फिर बोल सकते हैं कि संयोजक यौगिक और एक आयनिक यौगिक। और मिश्रण को दो भागों में, समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। तो दोस्तों पदार्थ जो है शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तत्व और पदार्थ शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में कौन कौन सा बांटा गया है, तो शुद्ध पदार्थ में जो है तत्व और यौगिक को अलग कर दिया गया है। तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को तीन भागों में कौन कौन सा, तो भाई धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद जो है यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक है आयनिक यौगिक, तो एक है संयोजक यौगिक। उसके बाद मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। लेकिन दोस्तों हमको ये सब चीज नहीं पढ़ना है। ये तीसरा जो है ना, ये सब के बारे में और अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, ये आप अगर 10th क्लास से अगर आप देख रहे हैं तो 10th क्लास में आप इसे तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर में। और संयोजक और आयनिक इसको चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। और समांगी और विषमांगी को जो है ना आप तो धातु में या फिर 5वां चैप्टर जब जाएंगे शायद वहां पे आप पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमको जो है ना बेसिक सीखना है। अभी चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं किसी क्लास का, किसी भी क्लास का नहीं। ये 9th से लेकर 10th 12th किसी भी क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग जो है यहाँ से तत्व वाला टॉपिक उठाएंगे। कौन सा टॉपिक, तत्व। क्योंकि तत्व जो है, तत्व पर ही पूरा खेल है भाई, तत्व पर ही पूरा खेल है। तो तत्व को उठाएंगे और इसको जो है अभी साफ कर लेते हैं और तत्व उठाएंगे और उसी के बारे में अब हम समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों, अब जो है हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे कि तत्व क्या चीज होता है। तो चलिए दोस्तों, तत्व के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया, अब तत्व के बारे में जानते हैं कि भाई तत्व क्या चीज होता है। तो दोस्तों तत्व को आप बस इतना समझिए कि तत्व जो होता है ना, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व। छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बना होता है, तो भाई तत्व बना होता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, आप एक जो है लोहा ले लीजिए। लोहा भी एक तत्व ही है, धातु ही है ना। तो धातु के बारे में बाद में आप जानेंगे, ठीक ना। लेकिन लोहा भी एक तत्व है दोस्तों। ये भी जो बना है ना, ये भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। कहने का मतलब छोटे छोटे कंकड़ से मिलकर बना है। यानी कहने का मतलब छोटे छोटे लोहा का कण से मिलकर बना है। क्या भाई, तो एक लोहा छोटे छोटे लोहा के कण से मिलकर। तो कहने का मतलब है कोई भी तत्व जो बना है वो परमाणुओं के मेल से बना है, छोटे छोटे परमाणुओं के मेल से बना है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जितना जो है समय बढ़ता जाता है उतना आदमी जो है एक्सपेरिमेंट करते रहता है, कभी शांत बैठता ही नहीं है कोई। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ इस तरह का हाल है। परमाणु को भी साला ने छोड़ा नहीं, परमाणु को भी अकेला नहीं छोड़ दिया। इसने जो है कहा कि केमिस्ट्री को और हम जो है तोड़ेंगे और विभाजित करेंगे। जैसे आप जो है एक चॉक पेंसिल ले लीजिए। चॉक पेंसिल को जो है आप उसको पीसेंगे ना, जब आप उसको और छोटा करेंगे तो आप जो है छोटा पाएंगे। लेकिन और आप उसे तोड़ दीजिए तो और छोटा पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे पूरा मसल देंगे तो वो और महीन हो जाएगा,
और मिहीन हो जाएगा। लेकिन वो जो मिहीन हुआ तो क्या आप उससे और उसको मसल सकते हैं? हाँ जी हाँ दोस्तों, उसको और आप मसल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ने कहा कि भाई उसको और मसलेंगे, मसलते मसलते उसने कहा कि इसके अंदर भी जो है तीन तरह का चीजें पाया जाता है, तीन तरह निकलता है, यानी तीन चीजें इसके अंदर भी निकलता है, यानी परमाणुओं को भी खदेड़ा गया तो तीन तरह का पदार्थ निकाला। क्या निकाला भाई? तो एक निकाला इलेक्ट्रॉन। क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, जहां पे ई लिखेंगे समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक निकाला प्रोटॉन। क्या निकाला? प्रोटॉन। और एक निकाला न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा ऋण आवेश में होगा। किस आवेश में? ऋण आवेश में। लेकिन प्रोटॉन जो होगा वो हमेशा धन आवेश में होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो किसी आवेश में नहीं होगा। यानी ये जो होता है दोस्तों आवेशहीन होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आवेशहीन परमाणुओं से खदेड़ा गया कौन सा तिथि है? तो न्यूट्रॉन है भाई, न्यूट्रॉन है हमारा आवेशहीन। और परमाणु से जो प्रोटॉन निकला है, यानी परमाणु को भी जब पूरा मसल दिया गया है तो तीन तरह का निकला है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तीन तरह का पदार्थ निकला है। और एक पदार्थ है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेश, और हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है, मतलब इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, ये परमाणु जो होता है ना, देखिए आप समझिए अब यहाँ पे अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आपको हम जो है बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, परमाणु क्या रहेगा भाई? तो परमाणु का ही यानी टुकड़ा, यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे जो है बीच में कहा कि उसने जो है जब हम परमाणु को भी तोड़े तो उसके बीच में जो है इस तरह का एक हमको निकला भाग, इस तरह का भाग निकला जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन का तो आवेश प्लस होता है, न्यूट्रॉन तो आवेशहीन है। तो इसको जो है जब खदेड़ा गया तो इस तरह का कुछ गोल गोल पाया गया, उसके चारों साइड जो है वृत्ताकार आकृति, इस तरह से आप बना लीजिएगा। और उसको जब पाया गया ना तो उसने देखा, उसने कहा कि भाई ये तो है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पहली कक्षा में ही जो है ना ये क्या मांगता है? कहता है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या मांगता है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है हमेशा। कौन भाई? तो ये जो परमाणु संख्या है, कौन? तो तत्व का परमाणु संख्या, तत्व का परमाणु संख्या, तत्व का परमाणु संख्या जो होता है वो हमेशा पहली कक्षा में, ये तो पहली कक्षा नहीं है, ये घर है इसका, तो हमेशा परमाणु यानी कि तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन यहां पे है और न्यूट्रॉन यहीं पे रह जाएगा, यानी केंद्र में जो है प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन यहां रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो एकदम चक्कर लगाता है, चारों साइड चक्कर लगाते रहता है, इधर इधर, इस गली में भी जाएगा, इस गली में भी जाएगा, तो चारों साइड जो है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों हमेशा देखिए आप, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जो होता है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और जिसमें एनर्जी ज्यादा होता है ना वो मतलब आप उसको देखिएगा कभी शांत से बैठा ही नहीं है, कभी नहीं बैठेगा। जैसे आप छोटा बच्चा को देख लीजिए, तो छोटा बच्चा जो है ना वो उसमें उसके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि हमको जो है बैठे रहे, उछलते रहता है, देखते हैं ना। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह का है, इसके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, जिस वजह से ये चारों साइड घुरते रहता है, और घुरते रहता है एकदम चारों साइड। और ये तत्व का परमाणु जो बोलता है भाई, बोलता है कि हमको जो है ना, हमको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कुछ भी करना पड़े, हमको लेना पड़े या देना पड़े, कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, अभी समझाएंगे कहने का मतलब क्या है। और इसने कहा कि तत्व के परमाणु संख्या ने कहा कि भाई हमको अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसने कहा? तो परमाणु संख्या, यानी तत्व के परमाणु संख्या ने कहा कि भाई हमको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए कहने का मतलब, प्लस, और यहां तो कोई आवेश नहीं है इसलिए हम इसको जो है प्लस से ही दर्शाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पहली कक्षा। क्या हो गया भाई? तो पहली कक्षा। अब देखिए पहली कक्षा में क्या मांगेगा? ये हमेशा मांगता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद और हम कक्षा बना दिए, तो अब जो है ये कहता है कि हमको लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमेशा बोलता है। अब दोस्तों एक जो है आपको उदाहरण देते हैं, अब एक आपको उदाहरण देते हैं, आप उसको जो है बना के दिखाइए जरा। देखिए जैसे आपको दे दिए हम क्लोरीन, जैसे आपको क्या दे दिए? क्लोरीन, या फिर आपको जो है सोडियम का तो पता ही है,
Na होता है। सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है भाई? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11। अभी याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, अभी भागिएगा नहीं, याद करने का भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब देखिए परमाणु संख्या इसका 11 होता है ना, तो देखिए सोडियम यहां पे बना लिया हम। चलिए ये हो गया सोडियम का कक्ष, और ये इसका जो है पहला कक्ष हो गया, सोडियम का पहला कक्ष हो गया। अब देखिए पहला कक्ष में ये हमेशा क्या चाहेगा भाई? तो पहला कक्ष में हमेशा ये चाहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और उसके बाद और वृत्ताकार जब आकृतियां घिरेगी तो ये लास्ट की कक्षा में यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 और 8 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोस्तों यहाँ है कितना परमाणु संख्या? 11। तो 11 पुराना होगा ना, तो और कक्षा बना रहे हैं इसका, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लास्ट की कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 8 10 1 11 इलेक्ट्रॉन, यानी 11 इलेक्ट्रॉन पूरा तो हो रहा है। लेकिन ये हमेशा क्या बोलता है? परमाणु संख्या क्या बोलता है? बोलता है कि हमको जो है ना लास्ट में यानी अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो उसको त्यागो, उसको त्यागो। और उसको जब हम त्याग देंगे तो क्या बनेगा भाई? और जो चीज हम त्यागे हैं ना वही हमारा संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता। क्या कहलाता है भाई? संयोजकता। यानी जब तत्व की परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। कहने का मतलब है ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन यदि त्यागेगा तो यही हो जाएगा संयोजकता, यही हो जाएगा संयोजकता। और अगर ये मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए कहीं से पहचान ले लेगा अगर 7 इलेक्ट्रॉन, तो कोई देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन? बताइए, आप ही सोचिए, किसी के पास 1 रुपया और 7 रुपया आप उसको पैसा देंगे? नहीं देता है। ये भी जो है 7 रुपया, इसको किसी को कोई भी इसको पहचान नहीं देता है 7 रुपया। अच्छा आप बताइए, आपके पास घर में इलेक्ट्रॉन है जो आप उसको उठा के दे देंगे? नहीं ना दे पाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता है, इस वजह से ये क्या करता है? कहता है तुम भागो यहाँ से। जैसे टीम में देखिएगा एक आध आदमी ऐसा होता है जिसमें अगर एक तो छीट-फूट हो गया ना उसको भगा देता है, कहता नहीं भाई तुमको अगर यहाँ ले लेंगे तो हमको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 11 का प्लेयर होता है भाई, अगर हम 12 को रख लेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करता है? उसको कहता है तुम बैठ जाओ, या फिर इसको जो है क्या करता है? ये त्याग देता है, कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए जो त्यागा। अब देखिए संयोजकता क्या चीज होता है भाई? तो देखिए दोस्तों, जब परमाणु संख्या या फिर तत्व की परमाणु संख्या जब अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, परमाणु संख्या अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग और जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है उसी को बोलते हैं क्या भाई? तो संयोजकता। जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग और उतने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। यह है हमारा दोस्तों संयोजकता का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? तो संयोजकता का डेफिनेशन। क्या बोले संयोजकता का डेफिनेशन? जब परमाणु संख्या अपनी बाह्यतम कक्षा में, जब परमाणु संख्या या फिर जब तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग और जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसी को संयोजकता कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको संयोजकता समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक तो आप सूत्र याद रखिएगा, तत्व की परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर प्रोटॉन की संख्या। ये आपका फॉर्मूला है, एक बस याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे संयोजकता जो होता है ना, अगर कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो जो है प्लस में होगा। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो +1 होगा। लेकिन अगर कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को जो है लेता है, शामिल करता है, मान लीजिए +7 इलेक्ट्रॉन ये कर लेगा, तो ये तो पहले हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए किसी में जो है 2 इलेक्ट्रॉन शामिल कर लिया तो ये माइनस में होगा, यानी वो ऋण ले रहा है, कर्जा ले रहा है, ठीक ना, तो माइनस में हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको संयोजकता भी कंफर्म हो गया होगा। अब जो है अगला टॉपिक हम लोग जाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें जो प्लस और माइनस आपको बताया, लेकिन इसको जो है ना प्लस में ही मानकर चलते हैं। किसमें? प्लस में ही मानते हैं। ये कहने का मतलब आपको बस समझाए कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस में होगा और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो माइनस में होगा। लेकिन इसको जो है ना हम लोग प्लस में ही मानकर चलते हैं, प्लस में ही मान लेते हैं, ठीक ना। अब जो है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं और इसको मिटाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो है हम लोगों ने संयोजकता के बारे में पूर्ण रूप से जान चुका है। संयोजकता के बारे में हम लोग जान चुके हैं। कहने का मतलब है संयोजकता यानी कि जब कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का
अपनी 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने तत्वों का त्याग करता है, अर्थात जितने तत्वों का ग्रहण करता है, वही संख्या ही या फिर वही तत्व ही क्या कहलाता है, उतना ही तत्व या फिर वही संख्या ही क्या कहलाता है, तो संयोजकता कहलाता है। यानी जितने संख्याओं का त्याग कर रहा है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है, वही हमारा संयोजकता कहलाता है। अब जो है दोस्तों, हम लोग तत्व का जो नाम होता है, यानी 118 से अधिक तत्व आपको पता है कि ज्ञात हो चुका है। उसमें जो है हम लोग अभी बुक में जो है 114 या फिर 16 के आसपास ही दिया हुआ है। अगर न्यू बुक आता है तो उसमें भी 16 के आसपास दिया जाता है। तो 118 जो है अभी पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ 118 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। अब जो है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि भाई तत्व जो होता है वो बेसिक में लगभग कितना तक याद रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 20 तत्व तक याद होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 20 अगर याद कर लेते हैं तो आपको अभिक्रिया कैसे, रासायनिक यानी तत्वों का कैसे अभिक्रिया होता है, इस चीज के बारे में आप अच्छा से समझ जाते हैं। अब अभिक्रिया क्या चीज है, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम जो है पहले तत्व को कैसे याद करें। केमिस्ट्री में तत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तत्व की संख्या दोस्तों, तत्व जो होता है ना वो लगभग बताया अभी 118 से अधिक है, लेकिन उसमें अगर आपको कम से कम 20 तक याद है ना तो आप बहुत बड़ा बाजी मार लेंगे। तो उसमें जो है ना हम आपको 20 तक कम से कम बताएंगे ही, और ट्रिक भी बताएंगे उसको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम जो है तत्वों का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा तत्व है, और सबसे पहले हम ट्रिक ही लिख लेते हैं। चलिए ट्रिक लिख देते हैं। हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी। ह, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी। ह, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी। देखिए दोस्तों, ह से क्या हो जाएगा, देखिए ह से हो जाएगा हमारा भाई हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, तत्व का नाम लिख रहे हैं हम, तत्व का नाम। देखिए देखिए, ह से हो जाएगा हाइड्रोजन, ह से हाइड्रोजन। उसके बाद दोस्तों ही से हो जाएगा हीलियम, ही से हीलियम। फिर ली से लिथियम, ली से लिथियम। फिर बे से बेरिलियम, बे से बेरिलियम, बे से बेरिलियम। बो से बोरॉन, बो से बोरॉन। उसके बाद का से कार्बन, का से कार्बन। ना से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। फ्लू से फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लू से फ्लोरीन। नी से नियॉन, नी से नियॉन। अब देखिए दोस्तों, इसका संकेत हम लोग देखेंगे कि भाई संकेत क्या चीज होता है, बहुत जरूरी है इसका संकेत, ठीक ना। ये आप नाम याद रखिएगा, हाइली बेबोका ना आफ्लू नी। उसके बाद हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को जो है संकेत में क्या कहते हैं, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर संकेत नहीं पता है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है ये भी जानना जरूरी है, परमाणु संख्या कितनी होती है ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज होता है वो बताते हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद तो संयोजकता आपको पता ही है, संयोजकता कैसे निकालेंगे तो देखिएगा अभी। चलिए देख लेते हैं आप। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो है संकेत में लिखते हैं H2। क्या लिखते हैं भाई, H2। ये जो है हम जब क्या बोलते हैं भाई, तो जब हम संतुलित कर रहे होते हैं या फिर समीकरण बना रहे थे तब H2 लिखते हैं, लेकिन H लिखते हैं। क्यों लिखते हैं H2 ये भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। H हाइड्रोजन H, हीलियम He होता है, लिथियम Li होता है, बेरिलियम Be होता है, बोरॉन होता है B, उसके बाद कार्बन C, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F होता है। उसके बाद नियॉन Ne। अब जो है दोस्तों देखिए परमाणु संख्या क्या होता है भाई, परमाणु संख्या कहने का मतलब आप सीरियली नंबर दे दीजिए ना, वही परमाणु संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोस्तों, इसमें जो है कहीं गड़बड़ की हम। ही, ली, बे, बो, का, न, आ, फ्लू, नी। देखिए ह से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ली से लिथियम, बे से बेरिलियम, बो से बोरॉन, का से कार्बन, ना से नाइट्रोजन, आ से देखिए दोस्तों ऑक्सीजन छूट गया था, ऑक्सीजन। आ से ऑक्सीजन, और ओ का हो जाएगा भाई 8, और एफ का 9, और यहाँ 10। ये दोस्तों छूट गया था आ से ऑक्सीजन। ह से हो जाएगा हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ली से लिथियम, बे से बेरिलियम, बो से बोरॉन, का से कार्बन, ना से नाइट्रोजन, आ से ऑक्सीजन, फ्लू से फ्लोरीन, नी से नियॉन। अगर दोस्तों अगर आप इस नाम को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत यानी कि 10 तो आपको जो है परमाणु संख्या याद हो जाएगा। और देखिए परमाणु संख्या ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको याद करा दिया जाएगा। देखिए आप
हाँ तो दोस्तों देखिए आप, अब जो है परमाणु संख्या इतना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई, एक परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। देखिए तत्व यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन तत्व यहाँ पे है, कौन सा तत्व, हाइड्रोजन तत्व यहाँ पे है, और इसकी परमाणु संख्या टोटल 1 है, और ये जो है पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली कक्षा जब तक पूरी नहीं होगा तब तक अंतिम कक्षा कैसे आएगा, पहली कक्षा। अब देखिए आप जो है पहला कक्षा में पढ़े ही नहीं है तो आप जो है ग्रेजुएट कैसे हो सकते हैं, या फिर अंतिम कक्षा आप कैसे पा सकते हैं। तो इसलिए पहले कक्षा इसको पूरा करना होगा। तो पहला कक्षा पूरा करने के लिए क्या करेगा बेचारा, तो एक तो इसके पास है ही, तो क्या करेगा ये बगल वाले से, यानी कि कहने का मतलब कि ये पैचा लेगा। कहने का मतलब कि ये जो है पूरा करने के लिए किसी भी हाल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये जो है क्या करेगा, बगल वाले से कुछ ना कुछ, यानी कि अपने जैसा जो है इसका तत्व, उसी से जो है क्या करेगा, ये साझेदारी करके जो है एक टो ले लेगा, ये एक टो ले लेगा। और जब एक टो ले लेगा तो इसका जो है पहली कक्षा में पूरा हो जाएगा, और पहली कक्षा में पूरा हो जाएगा तो जितना लेता है तो -1, जितना लिया वही क्या हो जाता है, संयोजकता। क्या हो जाता है, संयोजकता, वही क्या हो जाता है, संयोजकता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो एक ही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों दो का जो है हीलियम, यहाँ पे हीलियम मान लीजिए, हीलियम यहाँ पे है तो 2 है इसका, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना पहले ही इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। और संयोजकता, इसने कुछ ना लिया ना कुछ दिया तो संयोजकता 0 हो जाएगा ना कुछ ले रहा है और ना कुछ दे रहा है तो संयोजकता 0। अब देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, जब यहाँ पे 3 है तो पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अंतिम कक्षा में कितना पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा हमेशा के लिए। तो बताइए 7 इलेक्ट्रॉन ये कोई इसको देगा, नहीं देगा। जब 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा क्या करेगा, इसको भगा देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वही क्या हो जाता है, संयोजकता। और 3 यहाँ पे है तो पहली कक्षा में 2 और बाकी 1 लिख दीजिए तो 2 1 3, ठीक। अब देखिए 4 है बेरिलियम, बेरिलियम कितना है भाई, तो 4, देखिए बेरिलियम है 4। अब देखिए यहाँ पे जो है सॉरी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। बेरिलियम कितना है भाई, तो बेरिलियम हमारा 4 है, यानी कहने का मतलब है इसके पहली कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। उसके बाद इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई अंतिम कक्षा में ये हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, लेकिन रियल में कितना बचेगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। और ये 4 जो है क्या करना चाहेगा, पैचा लेना चाहेगा। अरे भाई इसके पास 4 है ना, तो हाँ ये 2 ये बचा ना, ठीक। तो ये जो है कितना पैसा लेना चाहेगा, 6, तब ना जाके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। तो बताइए 2 गो आदमी है और 6 पैसा इसको कौन देगा, बकलोल बताइए। तो ये जो है क्या करेगा, इसको भगा देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वही हो जाता है संयोजकता। और जैसे जैसे यहाँ लिखे हैं वही लिख दो, 2 और कोमा 2, ठीक। अब जो है अगला टॉपिक देखते हैं 5, यानी कि बोरॉन। बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5, बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5, बीच में प्लस लिख देते कोई दिक्कत नहीं। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है। अब देखिए इसके पास 5 है, इसके पास कितना है भाई, तो 5 है, तो पहली कक्षा में तो ये 2 चाहेगा और अंतिम कक्षा में बच गया 3। तो बताइए ये जो है कितना पैसा लेगा, 5 कोई देगा इसको, 5 कोई पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है इसके पास कम वैल्यू है और ये जो है ज़्यादा पैसा मांग रहा है तो नहीं देता है इसको पैसा, ठीक ना। ये जो है क्या करता है, इसको त्याग देता है। क्या करता है, 3 को त्याग दिया, तो यही क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब ये 3 को त्यागा तो संयोजकता हो गया, और इसी को लिख दीजिए 2,3 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखिए 6 है, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है। तो देखिए पहली कक्षा में 2 रखेगा और अंतिम कक्षा में 4, पहली कक्षा में 2 अंतिम कक्षा में 4। लेकिन ये क्या करेगा, 4 पैसा मांगेगा किसी से। अब देखिए 4 ये पैसा मांगेगा, इसके पास भी 4 है। तो इसका कंडीशन जो है आप 11th 12th में जाके अच्छा से पढ़ते हैं, इसके बारे में क्यों के बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। लेकिन देखिए अब देखिए दोस्तों आपके पास अगर 5 रुपया है ना, तो अगर आप किससे 5 रुपया मांगे तो वो सोचता है कि चलिए दे देते हैं। तो ये भी जो है क्या करेगा, इसको जो है सोचिए, बिना सोचे समझे इसको जो है दे देगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, बराबर में है ना, बराबरी में है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है। फिर कम रहता तो नहीं देता, 3 रहता यहाँ इलेक्ट्रॉन तब ये जो है नहीं देता 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करना है। तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही हो जाता है संयोजकता। और जिस तरह से हम इसको लिखे हैं इस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक को, उसी तरह से यहाँ लिख देना, वही इलेक्ट्रॉनिक 4 लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। उसके बाद 7 है यहाँ पे, कितना है भाई, तो 7 है जब यहाँ पे। अब देखिए 7 है यहाँ पे, तो अब बताइए कैसे करें। तो 2 तो पहली कक्षा में होगा ही, और अंतिम कक्षा में 5। अब बताइए इसको तो 3 कोई भी दे देगा, नहीं देगा, 5 रुपया है मेरे पास, 3 रुपया घट रहा है तो इसको फट से 3 दे देगा, और वही क्या कहलाएगा, संयोजकता। उसके बाद अब देखिए दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या हो जाएगा, तो 2,5। उसके बाद
8वां नंबर देखिए, यानी कि ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या वो होता है 8। 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या। अब देखिए यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब देखिए दोस्तों ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उधर से ले लेगा ये किसी से, तो क्या बनाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। अब 9 है इसके पास, कितना है भाई, तो क्या है भाई, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास जो है 9 है, फ्लोरीन के पास 9 है, तो पहली कक्षा में 2 रखेगा ही और अंतिम कक्षा में 7 रहा इसका, तो 2 जो है क्या करेगा, 2 लेगा कि 1 पैसा लेगा, तो 1 जो पैसा लिया वही क्या हो गया इसका संयोजकता, और इसी को लिख दीजिए, वही हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन जितना लिया दिया उसी को लिख दीजिए आप, हो गया क्या, तो 2 7। ठीक, अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब 10 यहाँ पे है, कितना है भाई, तो 10 है। अब देखिए पहली कक्षा में 2 रखेगा और अंतिम कक्षा में 8 रखेगा, तो 8 2 10 इसका पूरा हो रहा है, परमाणु संख्या इसका पूरा हो रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे 8 2 10 हो रहा है, ना ये किसी से ले रहा है ना किसी से दे रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 0। ना किसी से ले रहा है ना किसी को दे रहा है, इसी के परमाणु संख्या से इसका संतुष्ट हो रहा है। पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये संतुष्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों ये था आपका 1 to 10 तक याद करने का ट्रिक, और अगर इस ट्रिक को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से याद हो सकता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ट्रिक, और आपके लिए आपको जैसे भी याद है उसी तरह से आप याद रखिए, बट अगर याद नहीं है तो इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद हो सकता है। अब दोस्तों हम एक और ट्रिक बता देते हैं 20 तक याद करने का, 20 तक याद करने का, क्योंकि 20 तक जरूरी होता है, और उसका सिर्फ हम ट्रिक बताएंगे, और उसका जो है निकाल के आप हमको जो है कमेंट कीजिएगा कि आपने निकाला या फिर नहीं। देखिए अब जो है हम अगला देखते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे निकालें। कहने का संयोजकता तो आप निकाल लेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल लेंगे। परमाणु संख्या 10 है, तो अब हम 11वां बताते हैं। 11 से लेकर 20 तक बताते हैं, 11 से लेकर 20 तक, सॉरी 11 से लेकर 21 तक बता देंगे, 21 तक बताते हैं। तो देखिए 11 से लेकर 20 तक ही बताते हैं, या 21 तक जहाँ तक हो जाए, उसका जो है हम ट्रिक लिख देते हैं, ठीक ना। ट्रिक देखिए, ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक है हमारा सो मैं ऐसी फास्क्लो आपो कै, सो मैं ऐसी फास्क्लो आपो कै। देखिए तो देखिए दोस्तों, इसका सो से हो जाएगा सोडियम यानी Na, मैं से हो जाएगा मैग्नीशियम Mg, उसके बाद ए से हो जाएगा एल्युमिनियम Al, सी से हो जाएगा सिलिकॉन Si, उसके बाद फास, यहाँ देखिए फा से हो जाएगा फास्फोरस यानी P, सौ से हो जाएगा सल्फर यानी S, क्लो से हो जाएगा क्लोरीन यानी Cl, उसके बाद आ से हो जाएगा भाई आर्गन, आर्गन होगा क्या, देखिए क्लो आपो कै, देखिए आ से हो जाएगा भाई आर्गन, क्या हो जाएगा आर्गन Ar, पो से हो जाएगा पोटेशियम, तो के से इसको डिनोट करते हैं, कै से हो जाएगा कैल्शियम, तो सी से इसको डिनोट करते हैं। ये है दोस्तों आपका सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सी से सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आप आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। ये दोस्तों आपका एकदम छोटा सा ट्रिक है, और इसमें जो है आप कितना याद कर सकते, इसका परमाणु संख्या इसका परमाणु संख्या 11, क्योंकि 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 11, इसका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक। अभी बताए 20 तक जो है इसको लिखना है, तो 20 तक जो है परमाणु संख्या आपको याद हो गए होंगे। ये 11 इसका है सोडियम का, ये है मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 तक परमाणु संख्या अगर आपको, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी ये सब तो आप आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अगर तत्व आपको याद है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है तत्व की अभिक्रिया कराएंगे। तत्व की अभिक्रिया यानी हम लोगों ने 20 तक तत्व जो है, आप उम्मीद है आपको 20 तक जो है तत्व याद हो गए होंगे, क्योंकि 20 तक आपको जो है अभी ट्रिक बता दिया गया है। अब दोस्तों जो है हम तत्व की अभिक्रिया कराएंगे, यानी जितने तत्व हमने देखा उन सारे तत्वों को जो है आपस में उनको जो है मिलाएंगे, और उनसे देखिएगा एक अलग ही यौगिक का निर्माण करता है। कहने का मतलब 2 तत्व मिलता है और एक अलग यौगिक का निर्माण करता है। जैसे देखिए दोस्तों हम जो है, अब देखिए कहने का मतलब हम अगला टॉपिक देखेंगे तत्व अभिक्रिया के पश्चात समीकरण लिखने का नियम। यानी जब 2 तत्व मिलता है, मान लीजिए हमारे पास ए कोई तत्व है, मान रहे ए कोई तत्व है और बी कोई तत्व से ये मिला, तो ये किस चीज से इसको जो है हम लिखेंगे, समीकरण जो इसका बनाएंगे हम वो किस तरह से बनाएंगे, तो इस चीज का भी नियम होता है दोस्तों। देखिए ए हमारे पास ए हमारे पास तत्व है, बी भी हमारे पास तत्व है, तो ये जो है मिलके बनाएगा ए बी। क्या बनाएगा भाई,
ए बी मिलके बनाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसको लिखने का क्या नियम है कि यहाँ देखिए, मान लीजिए इसके ऊपर जो है संयोजकता m है। कितना m है भाई? तो m इसके ऊपर हमने मान लिया संयोजकता है, और b के ऊपर हमने मान लिया कि संयोजकता n है। क्या माना? b के ऊपर संयोजकता n है। संयोजकता पे खेल होता है, आपको पता है ना, संयोजकता बता दिए थे निकालने के लिए। तो b पर संयोजकता हमने मान लिया n। तो दोस्तों देखिए, ये जब निकाले ना, तो ये दाईं तरफ समीकरण ये हो गया हमारा, हो गया ना। तो समीकरण के दाईं तरफ क्या करना है, ए वाले का संयोजकता बी के जड़ में लिखिए। ए वाले का संयोजकता बी के जड़ में लिख दीजिए, और बी वाले का संयोजकता ए के जड़ में लिख दीजिए। ये हो गया आपका दोस्तों। एक और ले लेते हैं भाई, बी और पी जब ये मिलेगा तो बनाएगा बी और पी, बनाएगा ना। अब बी की मान लीजिए संयोजकता हमारे पास x दे रखा है, और p की संयोजकता हमारे पास y दे रखा है। तो b की संयोजकता x है तो p के जड़ में इसको लिखिए, और p की संयोजकता y है तो इसे b की जड़ में लिखिए। ये हो गया आपका दोस्तों क्या, तो भाई रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, लिखने का नियम। अब देखिए दोस्तों, रियल में हम लोग जो है क्या करेंगे, अब रासायनिक समीकरण लिखेंगे और उसको जो है रियल में तत्व अब लिखेंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दोस्तों अकेला नहीं रखते हैं, दो को रखते हैं, और क्यों रखते हैं इसका भी आपको जो है आगे बताया जाएगा वीडियो में। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन भी गैस है, इसमें भी जो है दो को लिखते हैं ऑक्सीजन, ठीक ना। और ये दोनों जब मिलता है तो क्या बनाएगा, HO, HO। ये 2 क्या है, इससे मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता आपने देखा था कि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, तो उसकी संयोजकता हमने निकाला था कितना, 1 निकाला था। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, तो ये किसकी जड़ में लिखना है, तो O की जड़ में 1 लिख दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है भाई, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है हमारे पास 2। कितनी होती है, 2। अगर आप निकाले होंगे, सही से देखे होंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता को हाइड्रोजन की जड़ में लिख दीजिए। क्या बना भाई, एक तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहता है। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, रासायनिक समीकरण, यानी H2 + O2 = H2O। ये हमारा बन गया, ठीक ना, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा एक और लेते हैं उदाहरण भाई। जैसे अब हम लोग जो है एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हो गया Na यानी सोडियम और प्लस Cl2, Na + Cl2। अब देखिए दोस्तों, Na और Cl2 यानी सोडियम और क्लोरीन जो है मिलाते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन मिला के बनाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब देखिए Na यानी कि सोडियम, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, जबकि संयोजकता कितनी होती है, 2 8, यानी कि 2 8 10 हुआ, और 10 और 1 11, तो 1 जो है ये त्याग देगा, तो 1 हो जाएगा Na की संयोजकता। और उसके बाद क्लोरीन की भी जो संयोजकता हो जाती है वो 1 हो जाती है दोस्तों। तो क्लोरीन की संयोजकता हो गई 1, इसकी भी संयोजकता 1, तो क्या बनाया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया भाई, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अभी आपको आगे ये भी बताएंगे कि क्लोरीन जब किसी तत्व से मिलता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन किसी तत्व से मिलता है तो क्या बनाता है, ये भी आपको बताया जाएगा। अब जो है एक और उदाहरण लेते हैं भाई। जैसे ले लिए हम Ca + O2। Ca क्या हो गया भाई, तो कैल्शियम, और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ये पहले मिलके बनाएगा CaO। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए, कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम यहाँ बताए थे आपको 20 होता है। कितना होता है भाई, 20 होता है। तो कैल्शियम हो गया 20, कैल्शियम हो गया 20। अब बताइए 20 हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 10 8 18, और 2 को त्याग देगा, ये तो 2 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी आपको बताए थे कि संयोजकता 2 होता है। तो देखिए ये जो है कैल्शियम वाला किसकी जड़ में, कैल्शियम वाला ऑक्सीजन की जड़ में, और फिर ऑक्सीजन वाला कैल्शियम की जड़ में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये दोनों जो है ना एकदम माइनस हो जाता है, यानी कट जाता है एक तरह से, ये दोनों जो है एक जैसा है, इसलिए खत्म हो गया। तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो है एकदम क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का क्या क्या तरीका है। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कभी पढ़ेंगे तो रिएक्शन आपको जो है एकदम पूर्ण रूप से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, इस तरह का, इसी चीज का बस ये चीज जो है ना आपको दोस्तों बस हम समझाने के लिए बताएं, ये चीज आपको नहीं लिखना है। और आप फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब है किसी तत्व के साथ कोई तत्व जुड़कर बनाता है, यानी कोई तत्व जो है किसी के साथ मिला तो वो क्या बनाता है। कहने का मतलब है, जैसे दोस्तों देखिए
अगर किसी तत्व के साथ हमारे पास अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, अगर किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? तो ऑक्साइड का। अगर क्लोरीन जुड़ रहा है ना तो वो क्लोराइड का निर्माण करेगा। किसका? तो क्लोराइड का। और ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ब्रोमाइड का। किसका भाई? तो ब्रोमाइड का। और हमारे पास यदि आयोडीन जुड़ रहा है तो आयोडाइड का निर्माण करता है। किसका? आयोडाइड। उसके बाद Cl3 जुड़ रहा है तो क्लोराइड, कार्बोनेट। क्लोरीन जुड़े, Cl3 जुड़ेगा तो कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये हमारा जो है एकदम, यानी कोई भी तत्व अगर इसके साथ अगर जुड़ रहा है, कोई तत्व अगर है, किसी तत्व में अगर O लग गया तो ऑक्साइड बनाएगा, Cl2 लग गया तो क्लोराइड बनाएगा, Br यानी ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमाइड, I बनाएगा, I होगा तो आयोडाइड, Cl3 होगा तो कार्बोनेट, या फिर आपके पास अगर SO4 जुड़ गया। ये सब जो दोस्तों है ना मूलक है। ये सब क्या है भाई? तो मूलक। मूलक एक चीज ऐसा होता है जो कि एक ही चीज में जो है ना जुड़ा होता है। जैसे देखिए आप समाज में देखते हैं कि जो मतलब किसी चोर को जो है सजा दिलाना, तो ये पुलिस का काम है। ये जो है मूल आदमी हो गया, ठीक ना। अब देखिए जैसे जो है पुलिस कोई जो है समाज में सेवा कर रहा है तो समाज सेवी हो गया, तो क्या है? मूलक। क्या हो गया भाई? मूलक। उसी तरह से ये मूलक का गुण होता है। अगर कोई तत्व SO4 जुड़ता है, यानी किसी तत्व में यदि SO4 जुड़ता है तो वो जो है सल्फेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सल्फेट का निर्माण करता है। अब जैसे देखते हैं कैसे आखिर निर्माण करता है भाई, मान लेते हैं इसको। देखिए जैसे देखिए सोडियम Na के साथ अगर हम Cl2 को मिलाते हैं, Na के साथ अगर Cl2 मिलाते हैं तो देखिए क्या बनाएगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। कैसे लिखे ये आपको लिखने के लिए बता दिए हैं। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। देखिए सोडियम क्लोराइड का ये निर्माण करेगा, यानी ये जो है Na और Cl2 मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। देखिए इसके साथ क्या मिला है? Cl2, यानी किसी तत्व में कोई तत्व मिला, अगर Cl2 मिल गया किसी तत्व में तो वो क्लोराइड बनाता है। देख लिया ना। अब जो है हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं। जैसे देखिए H2 के साथ दोस्तों, H2 के साथ अगर O2 मिल रहा है तो ये जो है ना H2O का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण करता है। इसे जल तो कहते ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है तो इसे जो है हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो मिलाता है, ऑक्सीजन अगर किसी में मिल गया तो उसे जो है ऑक्साइड कहते हैं। इसे जल तो कहते ही है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आप जो है आराम से समझ सकते हैं। आयोडीन अगर किसी तरह से मिलेगा तो आयोडाइड बनाएगा, Br यानी ब्रोमीन किसी से मिलेगा तो ब्रोमाइड बनाएगा, SO4 सल्फेट यदि किसी से मिलेगा तो SO4 मिलेगा तो सल्फेट का निर्माण करेगा। इस चीज के बारे में जो है हम लोग आगे जो है देखते रहेंगे, और आप अगर अभिक्रिया को पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे इस चीज का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि ग्रीक भाषा में 1 2 3 को कहते क्या है। कहने का मतलब है भाई कि ग्रीक भाषा, क्योंकि ग्रीक भाषा अब क्यों पढ़े भाई, आपका सवाल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ग्रीक भाषा क्यों पढ़ना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। देखिए ग्रीक भाषा जो है ना, भारत जो है, भारत की जितनी भी चीजें हैं उसका विकास जो है ना भारत में ही हुआ है, लेकिन अधिकतर उसमें शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो ग्रीक भाषा का किया गया है। यहाँ तक कि केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए उसमें अधिकतम प्रयोग जो किया गया शब्द है ना वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। किस लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो दोस्तों ये ग्रीक लैंग्वेज से जो लिया गया शब्द है, तो इसमें जो है ना 1 को क्या कहते हैं ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं, 1 to 10 तक आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 1 को जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं, 1 को दोस्तों हम लोग कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 4 को टेट्रा, उसके बाद 5 को पेंटा, उसके बाद 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को हॉक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। यह ऑक्टा हो जाएगा दोस्तों, ऑक्टा। ऑक्टा याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है ये चीज। अगर आपको ये पता नहीं है ना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका यूज कहाँ पे है, तो देखिए आप अगर आप C और प्लस, C यानी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं तो देखिए ये क्या बनाता है। कार्बन और प्लस ऑक्सीजन कीजिए तो देखिए क्या बनाएगा ये,
तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन जो होता है यानी का, यानी कार्बन कितना हो गया, तो 4 और 2 6, तो 6 हो जाता है इसका परमाणु संख्या, यानी 2 का तो रखेगा ही और 4 क्या करेगा, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या हो जाता है वो सॉरी संयोजकता जो होता है वो क्या होता है, 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 हो जाता है कार्बन का। तो यहाँ पे क्या बनाएगा भाई, तो ये बनाता है CO। और CO कब बनाएगा, CO ये कब बनाएगा, तो CO ये तभी बनाता है जब ये क्या करता है, देखिए CO ये तभी बनाता है जब ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, और एक ऐसा होता है C+O2 मिलेगा ना तो CO2 बनाता है, CO2 बनाता है। और CO2 कब बनाएगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तब ये CO2 का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा तो CO2 का निर्माण करेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो CO का निर्माण करेगा। अब देखिए दोस्तों, CO यानी यहाँ पे जो है ना कार्बन है, और क्या है, ये ऑक्सीजन मिलके बना है ये, तो ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया भाई, तो ऑक्साइड। लेकिन दोस्तों कार्बन और ऑक्साइड हो गया तो कहें क्या, यहाँ भी तो वही है, यहाँ भी तो वही है ना, कार्बन और यहाँ पे ऑक्साइड। क्या है भाई, कार्बन और ऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ग्रीक लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मोनो, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए ऑक्साइड कितना है, 2, यानी ऑक्सीजन जो है वो 2 है परमाणु संख्या, तो 2 को बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं भाई, डाई। तो CO2 को जो है कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, आप याद रखिएगा ये चीज, ठीक ना। उसके बाद यहाँ है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कब निर्माण होगा, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा, और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ग्रीक भाषा का जो है, ग्रीक भाषा को क्या कहते हैं, मतलब 1 2 3 को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं। अब दोस्तों आपका एकदम महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई O को हम जो है O2 क्यों लिखते हैं, और H को जो है H2 क्यों लिखते हैं, अर्थात कोई भी गैस जो होता है उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। तो इस बात का अब जो है हम जवाब देंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है देखेंगे O को O2 यानी कि H को H2 क्यों लिखते हैं। कहने का मतलब है O को O2 और H को H2 क्यों लिखते हैं। देखिए O हमारे पास यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो है हम HO2 क्यों लिखते हैं, इस बात का आपको जो है प्रूव करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ देखिए आपको ये तरह का बताए थे, ये होता है कक्ष, एकदम एकदम बहुत ही अंदर का कक्ष। उसके बाद जो है इसमें जो प्रथम कक्षा होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु संख्या, आप बताइए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, पता है आपको, नहीं तो इस तरह से निकालिए, ह ही ली बे बो का न आ से ऑक्सीजन, तो 4 और 4 8वां नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो है प्रथम कक्षा में इनका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो रखता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। उसके बाद जो है ये अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन खोजेगा भाई, तो अंतिम कक्षा में ये हमेशा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन खोजेगा, लेकिन होता है 6वें इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये चीज जो है परमाणु संख्या यानी संयोजकता निकालने में हम लोगों ने देखा था। तो ये चीज तो हम लोगों ने देखा था। और एक बात हमेशा ये याद रखिए, ऑक्सीजन यानी कोई भी गैस हो वो जो है वायुमंडल में ऐसे ही नहीं घूमता है, वो यानी कहने का मतलब वो अकेला रहेगा ही नहीं, किसी ना किसी के साथ वो जो है जुड़ जाता है। जैसे देखिए, चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं, ये है हमारा क्या भाई, तो ऑक्सीजन मान लिए, क्या है भैया, ऑक्सीजन। और इसमें जो है एकदम चारों साइड जो है क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्या ऑन, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये आपको पता है, चारों साइड कौन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन चारों साइड एकदम घूमते रहता है, चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, किसमें, तो इसी में जो है चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और ये जो है क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, इसका जो होता है संयोजकता वो कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, यानी परमाणु संख्या कितना होता है इसका, 1 होता है परमाणु संख्या। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी चलिए हम बना लेते हैं को, और ये हो गया। अब देखिए ये भी क्या करेगा, चारों साइड क्या करेगा, ये इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 1 ही होता है, यानी कि कहने का परमाणु संख्या भी कितना होता है, इस भी हाइड्रोजन, यानी 1 हाइड्रोजन है, और ये जो है हाइड्रोजन से देखेगा, और इसका जो परमाणु संख्या 1 होता है, इसका भी परमाणु संख्या 1 होता है। ये कहता है कि भाई तुम जो है हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, जो कि हम अपने पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके। और ये भी कहता है कि अगर तुमको हम दे देंगे तो तुम भी, हम तुमको अगर दे देंगे हमारे पास क्या बचेगा। ये दोनों जो है बात करता है आपस में, और ये कहता है कि तुम ही हमको दे दो,
क्या बोलता है, तुम ही हमको दे दो, और ये बोलता है नहीं तुम अपना दे दो। तो इस वजह से कहता है कि चलो ठीक है, हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तुम भी थोड़ा सा आगे बढ़ो, और जो है दोनों क्या करो कि मिला दो, यही होता है आबंध, मिला दो दोनों को, और जब तुमको जरूरत पड़े तुम मेरा वाला लेना, और ये बोलता है कि जब हमको जरूरत पड़े तब तुम्हारा वाला ले लेंगे। तो ये जो है क्या करता है, जब हम इस वाले H को लिखते हैं तो H, ये दोनों को लिख लिए H2, और जब इस वाले को H लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। और भी एक लॉजिक समझिए आप, ये हो गया आपका इथीनम। उसके बाद और यहीं पे जो है लगले में यही ऑक्सीजन घूमता है, सॉरी हाइड्रोजन घूमता है। अब देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और इसका भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब देखिए ये जो है ना क्या करता है, कहता है कि तुहार कक्षा में हम घूरेंगे, और ये बोलता है कि तुम्हारे कक्षा में हम घूरेंगे। तो इस तरह से जब घूमता है ना ये, तो ये जो है इतना स्पीड से, इतना तेजी से घूमने लगता है। आपको बताया था कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, और इतना स्पीड से ये घूमने लगता है दोनों कक्षाओं में ना, दोनों घूमने लगता है इतना स्पीड से कि प्रतीत होता है और ये लगता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया है, जिस वजह से H को H2 लिखते हैं। और सेम कंडीशन जो है हमारा O2 में भी है, यानी O को जो है O2 क्यों लिखते हैं, सेम कंडीशन यही है। O देखिए, O हमारे पास, सॉरी ये तो O का बात कर रहे थे, तो सही है, यहाँ आप H बना दीजिए, इसको भी H बना दीजिए, H2 हो गया, ठीक। अब जो है हम O को भाई O2 क्यों लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इतनी हो गया। अब जो है हम लोग O को O2 क्यों लिखते हैं, देखिए O का परमाणु संख्या आपको पता है 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है O का परमाणु संख्या। अब देखिए दोस्तों, ये जो है H का हमारा था, और सॉरी ये सब जो है ना था H का, लेकिन ये हम इसका बना दिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए O का जो है O2 से बनाते हैं, O का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है, तो 2 यहाँ दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, 2 2 4 2 6 2 8, और फिर एक O से जो है ये मिलेगा, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, ये क्या करेगा, ये हमेशा चाहेगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये मांगता है बगल वाले से, लेकिन ये जो है ये भी कहता है कि नहीं हम भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। तो कहता है कि चलो छोड़ो ना, हम भी तुमसे थोड़ा सा सड़ जाते हैं और तुम भी हमने में थोड़ा सा आ जाओ। तो जो है जब मिल जाता है तो कहता है कि चलो तुमको जब जरूरत पड़े तुम मेरा वाला ले लेना, और ये इसको बोलता है कि जब तुमको जरूरत पड़े तुम मेरा वाला ले लेना। क्योंकि 8 होता है तो पहली कक्षा में 2 हो गया और 6, और अब बताइए ये पूरा करने के लिए 2 इसको चाहिए कहीं ना कहीं से, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो 2 ये कहाँ से लेगा, तो जो है बगल वाले से 2 को ले लेता है ये। और जब 2 को कब लेगा, जब इसका 2 को लेगा, तो ये इसको बोलता है कि तुमको भी जब जरूरत पड़े तुम मेरा वाला ले लेना। इस वजह से O को जो है हम अकेला नहीं छोड़ते हैं बल्कि O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। कोई दिक्कत, ये था हमारा दोस्तों एकदम बेसिक। अगर आपको यहाँ तक बेसिक कंफर्म हो जाता है, अगर आप लिख लेते हैं बेसिक को, और अगर आप बेसिक केमिस्ट्री अगर समझ गए हैं, तो अब जो है आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो अब जो है आप आसान से समझ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन सब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।